पे टैक्स करो रिलैक्स। 31 जुलाई बहुत जल्द आने वाली है। और क्यों है ये डेट इतनी ख़ास? अगर आप अपनी ITR फाइल टाइम से करेंगे तो आप ज़िंदगी में सुकून से रह पाएंगे। तो आज इसी विषय में जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ 2 एक्सपर्ट्स मौजूद हैं स्टूडियो में। चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री आलोक खरे जी, सर आपका स्वागत है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट शुभम गोयल जी, सर आपका स्वागत है DD मॉर्निंग शो में। सबसे पहले शुभम, इससे शुरुआत करते हैं कि जिसे इस बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है उसको अगर IT रिटर्न फाइल करना हो कि IT रिटर्न फाइल करा ही क्यों जाता है। बुनियादी सवाल तो सबसे पहला ये उठता है, इसके बारे में बताइए। देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न जो है इसके नाम के ही अंदर छुपा है कि ये फाइल क्यों किया जाता है। इनकम टैक्स रिटर्न, अगर आपकी कोई भी इनकम है और उस पर टैक्स लग रहा है तो आपको एक आयकर विवरण देना होता है कि आपकी इतनी इनकम हुई, इतनी उसमें से एग्जम्प्ट इनकम है और इतनी इनकम पे इतना टैक्स लगना है। तो बेसिकली इनकम टैक्स रिटर्न अगर हम इन शॉर्ट कहें तो उसको फाइल करना है जिसकी कोई इनकम है और उस पर कोई टैक्स लग रहा है। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे 31 जुलाई तक हमें ITR फाइल करनी है, ठीक है। ऐसे में सर फॉर्म्स, बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, ऐसे में फॉर्म्स का चयन किस हिसाब से किया जाए और कौन से श्रेणी के लोगों को किस तरीके का फॉर्म फिल करना चाहिए? फॉर्म का चयन जो होता है वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इंडिविजुअल है या HUF है उस बेस पे होता है। प्लस इसका रहता है किसकी इनकम कितनी है। अगर केवल सैलरी इनकम है और केवल आपकी केवल एक हाउस प्रॉपर्टी इनकम है और 50 लाख से नीचे तो ITR 1 फाइल करना चाहिए। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर है या आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या NRI स्टेटस आपका है तो ITR 2 फाइल करना चाहिए और HUF के लिए भी ITR 2 फाइल करना चाहिए। बेसिकली ये रहता है। बाकी और फॉर्म जो होते हैं वो बिजनेस इनकम के होते हैं, ITR 3 के और ITR 4 होते हैं जिनकी केवल प्रेजेंटिव बेस पे कोई टैक्सेबिलिटी इनकम रहती है, उस तरह से ITR 4 फाइल करते हैं। शुभम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि लोगों को लगता है कि एक मिनिमम अगर हमारी आय है तभी हमें रिटर्न फाइल करना है, लेकिन क्या ऐसे भी कुछ क्लॉजेस होते हैं कि अगर आपकी जीरो इनकम भी है, कम इनकम भी है, तभी भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? जी हाँ, इनकम टैक्स में कई ऐसी धाराएं हैं, जैसे कुछ कंडीशंस हैं। आपकी टर्नओवर अगर 60 लाख से ऊपर है, भले आपकी इनकम 2.5 लाख से नीचे हो रही हो, लेकिन आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य है। अगर आपकी प्रोफेशनल इनकम 10 लाख से ऊपर है तो आपको रिटर्न भरना अनिवार्य है। और अगर आपका कैश डिपॉजिट सेविंग बैंक के अंदर पूरे साल में जितने भी आपके सेविंग अकाउंट हैं 50 लाख से ऊपर हुआ है तो आपको रिटर्न भरना ज़रूरी है। या आपके करंट अकाउंट में 1 करोड़ या उससे ऊपर हुआ है तो आपको रिटर्न भरना ज़रूरी है। लेकिन 2 कंडीशनें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, मतलब इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी इनकम ज़ीरो है और तब भी आपको रिटर्न भरनी है, अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पूरे साल में 1 लाख रुपए से ऊपर आ रहा है तो आपको रिटर्न भरने की ज़रूरत है। और दूसरा, अगर आपने कोई फॉरेन ट्रैवल किया है, इंडिया से बाहर आप ट्रैवल कर रहे हैं और उसमें आपने 2 लाख या उससे ऊपर का खर्चा किया है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की ज़रूरत है। जी सर, शुभम जी ने बताया कि इनकम टैक्स भरनी चाहिए हमें। सर, अगर हम आम जनता की बात करें, कुछ लोग जिनको थोड़ी कम जानकारी है उनके लिए प्लीज़ जानकारी साझा करें, इनकम टैक्स फाइल करना ज़रूरी क्यों है? उनको क्या बेनिफिट हो सकता है? इनकम टैक्स फाइल करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि कहीं भी आगे अगर फाइनेंस के लिए भी आप जाते हैं, या एक तो है कि एक तो आप डेवलपमेंट कंट्री की कर रहे हैं, अगर टैक्स आप आ रहा है टैक्स स्लैब में तो आपको टैक्स देना ही चाहिए, उसकी डेवलपमेंट से कंट्री का डेवलपमेंट होगा। प्लस इसके अलावा भी अगर कहीं आप फाइनेंस के लिए जाना चाह रहे हैं तब भी बिना रिटर्न्स के बैंक फाइनेंस देने में कतराते हैं। आपके पीछे की इनकम सोर्स कम से कम एक वैलिड सोर्स है, वो दिखता है, तो वो ज़रूरी है इसलिए कि फाइल करना ही चाहिए। शुभम जी, मेरे साथ साथ काफ़ी दर्शक थोड़े से इस बात को लेके उनके मन में संशय है कि न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या फ़र्क है? देखिए, मोटा मोटा हम फ़र्क देखें, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपको कुछ डिडक्शंस होती हैं, एग्जम्पशंस होती हैं, वो नहीं मिलती है। जैसे ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर एक धारा है सेक्शन 80C, जिसके अंदर हम अगर आप कोई इंश्योरेंस का प्रीमियम दे रहे हैं, बच्चों की स्कूल फ़ीस दे रहे हैं, इन सब की डिडक्शन 1.5 लाख तक की आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आप ये डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। न्यू टैक्स रिजीम का ये बेनिफिट है, इसमें टैक्स रेट कम होता है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड टैक्स रिजीम।
और इसके अंदर आपने अगर कभी कोई इन्वेस्टमेंट करी नहीं है या 31 मार्च दो अगर अभी जो हम ITR भरेंगे 31 जुलाई 2023 तक, तो हम वो फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेके 2023 की भरेंगे। अगर आपने उसकी कोई इन्वेस्टमेंट 31 मार्च से पहले नहीं करी है तो आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम ज़्यादा बेनिफिशियल है ओल्ड टैक्स रिजीम से। जी सर, आपने एग्जम्प्ट की बात करी, आपसे जानना चाहेंगे कि कौन सी इनकम टैक्स वाली होती है और कौन सी इनकम एग्जम्प्ट होती है? एग्जम्प्ट इनकम कई कैटेगरीज में है। एग्रीकल्चर इनकम्स को एग्जम्प्ट इनकम लिए गया है, कुछ PPF के इंटरेस्ट हैं उनको एग्जम्प्ट इनकम लिए गए हैं, कुछ बॉन्ड्स आते हैं जिनकी इनकम भी टैक्स फ्री रहती है। तो एग्जम्पशंस की कैटेगरीज कई है। इसके अलावा आपने अगर रिटायरमेंट बेनिफिट्स आते हैं वो एक लिमिट तक एग्जम्प्टेड रहती हैं। इसके लिए कुछ हाउस रेंट के हैं वो भी एग्जम्प्टेड रहते हैं। कई कैटेगरीज एग्जम्प्टेड की सेक्शन 10 में। सर, सेविंग्स पे जो हमें इंटरेस्ट मिलता है क्या वो भी हम एग्जम्प्ट के अंदर? सेविंग पे इनकम केवल पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट 3500 रुपए तक का एग्जम्प्टेड है, बाकी एग्जम्पशंस सेविंग के इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन एक उसकी रिबेट जरूर मिलती है 80 TT में 10,000 रुपए तक की, उसमें आप एग्जम्पशन ले सकते हो। सीनियर सिटीजन की वो 50,000 रुपए तक की रहती है। जी, आजकल ITR भरना काफ़ी सामान्य हो गया है, काफ़ी आसान भी हो गया है। हम ऑनलाइन खुद ही भर सकते हैं या फिर किसी की फाइनेंशियल हेल्प ले सकते हैं। पर इसमें अगर ITR भर रहे हैं हम खुद, तो किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, अगर आप खुद ITR भर रहे हैं, सबसे पहले आपको अपना सही ITR फॉर्म चुनना है। ITR 1, ITR 2, ITR 3 और ITR 4 ये मेन 4 फॉर्म हैं जो एक इंडिविजुअल्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं। बाकी जो 3 ITR फॉर्म है ITR 5, 6 और 7 ये कंपनीज पे लगते हैं, पार्टनरशिप फर्म्स पे लगते हैं, NGO होते हैं उनके ऊपर लगते हैं। सबसे पहला काम है कि आपने ठीक ITR फॉर्म को चुनना है। और दूसरा, आपकी जितनी भी इनकम्स हैं, सैलरी इनकम होगी, बैंक का इंटरेस्ट होगा, FD इंटरेस्ट होगा, या ये हाउस रेंट मिल रहा है आपको, जितनी भी इनकम है वो आपने प्रॉपर सही जगह पे सही हेड के अंदर रिपोर्ट करनी है। और तीसरा, आप कोई डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं तो सबसे पहले ये देखना है कि आप उस डिडक्शन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। अब इंश्योरेंस प्रीमियम अगर कोई पे करता है एग्जाम्पल के लिए, तो इंश्योरेंस प्रीमियम अगर वो खुद के लिए या अपने स्पाउस के लिए या अपने बच्चों के लिए पे कर रहे हैं तो उसके लिए तो वो एलिजिबल हैं। लेकिन अगर वो अपने पेरेंट्स के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम, मैं अभी ये लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, वो पे कर रहे हैं तो वो 80C के अंदर कवर नहीं होता। लेकिन अगर यही चीज़ हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें और अगर आप पेरेंट्स के लिए अपने हेल्थ इंश्योरेंस पे कर रहे हैं तो उसका आपको एडिशनल बेनिफिट मिलता है। खुद के लिए और फैमिली के लिए, मतलब खुद के लिए, स्पाउस के लिए और बच्चों के लिए तो 25,000 मिलेगा 80D के अंदर। और अगर आप पेरेंट्स के लिए इंश्योरेंस पे कर रहे हैं तो ये अमाउंट बढ़ के 50,000 हो जाता है। मतलब 25,000 तो आप अपने लिए और 50,000 पेरेंट्स के लिए क्लेम कर सकते हैं, तो टोटल 75,000 हो जाता है। ऐसी कई सारी बातें हैं जो ITR भरते हुए ध्यान रखना है। और दूसरी एक और चीज़ है, अगर आप रेजिडेंशियल हाउस कोई खरीदते हैं तो उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगती है, तो वो आपको 80C के अंदर डिडक्शन मिल जाएगी उस स्टैम्प ड्यूटी की। तो अक्सर लोगों को ये अभाव है इस नॉलेज का, तो उसका फ़ायदा लें आप 80C के अंदर। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी है तो आपने कोई स्टैम्प ड्यूटी पे करी है किसी रेजिडेंशियल हाउस खरीदने के लिए, तो आप उसका डिडक्शन 80C के अंदर क्लेम कर सकते हैं। जी, ओके सर, अगर किसी कारणवश लास्ट ईयर की ITR फाइल करना कोई व्यक्ति किसी भी कारणवश से भूल गया या थोड़ा सा लेट हो गया, तो उसके क्या प्रोविजंस है? क्या वो इस साल अपनी ITR फाइल कर सकते हैं? अगर जैसे फाइनेंशियल 21-22 का ITR फाइल करना चाहते हैं कि ITR U करके एक आया है, वो अपडेटेड ITRs करके, उसमें आप फाइल कर सकते हैं पिछले 2 सालों का भी। उसमें आप एडिशनल टैक्स एक देना पड़ता है। अगर टैक्स लायबिलिटी आती है तो 25% एडिशनल टैक्स 21-22 के लिए, OBC 21 का भी फाइल करके 50% एडिशनल टैक्स देके आप उसको फाइल कर सकते हैं। ये AIS और TIS जैसे टर्म्स हम सुनते हैं अक्सर, इसका क्या मतलब होता है? जी, AIS का मतलब हुआ एनुअल इंफॉर्मेशन समरी, और TIS टैक्स इंफॉर्मेशन समरी। ठीक है, तो AIS एक तो डिटेल्ड रिपोर्ट होती है, आपकी 50 तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं ऐसी। जैसे आपका किसी भी इनकम पे TDS कट रहा है तो वो उसके ऊपर आता है, आपने सेविंग बैंक पे कितना ब्याज अर्जित किया है वो उसके ऊपर आएगा, आपने कितना फॉरेन ट्रैवल पे खर्चा किया है वो उसके ऊपर आता है, आपने कौन से
कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी खरीदी है, वो सारी डिटेल AIS के अंदर 1 by 1 आती है। परचेज ऑफ शेयर आता है, सेल ऑफ शेयर आता है। TIS के अंदर उसी की एक समरी आती है। तो दोनों कुछ मतलब दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। TIS तो समरी दे देगा और AIS ट्रांजैक्शन वाइज आपको डिटेल देता है। ITR भरते हुए आप इन 3 फॉर्म्स को जरूर देखिएगा। एक तो फॉर्म 26AS होता है जी, जिसके अंदर आपको पूरा आपके TDS जितना भी डिडक्ट हुआ है या आपने कोई टैक्स डिपॉजिट किया है तो वो सारी डिटेल्स उसके अंदर आती है। राइट, और AIS TIS के अंदर आपको इनकम्स की डिटेल आती है। कई बार क्या होता है कि हमारा बैंक में काफ़ी सारी FDs होती हैं, तो पता नहीं लगता कि हम भूल भी जाते हैं कई बार कि 10,000 रुपये की FD हमने इस बैंक में करा रखी थी या लॉकर के अगेंस्ट करा रखी थी। तो आजकल TIS के जरिए हमें या AIS के जरिए ये भी पता लग जाता है, अरे हाँ हमारी यहाँ भी FD यहाँ भी FD है, पोस्ट ऑफिस में FD है। तो वो सारी आप इनकम को कंसिडर करिए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न दायर करते हुए। ऐसा भी हो सकता है आपको उसके अंदर कोई डिस्क्रिपेंसी नजर आए कि नहीं ये तो हमारी इनकम है नहीं और तब भी रिपोर्ट हो रहा है। तो AIS के अंदर ना एक फीडबैक देने का ऑप्शन होता है, तो उसमें आप फीडबैक दे दीजिए ये हमारी इनकम मतलब ये हमारे पैन से रिलेटेड ये इनकम नहीं है। जी, जी, तब वो आप इनकम को ना कंसिडर करके अपनी ITR भरिए आगे। जी। बिल्कुल। तो फोन कॉल हमारे साथ चंचल जी वेस्ट बंगाल से जुड़े हैं, उनका एक सवाल है, आप हमसे अपना सवाल साझा करें। आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी चंचल जी, ITR फाइलिंग से संबंधित अपना सवाल पूछें। जी मैडम, ऐसा है कि हाँ मैडम, ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कोई अगर प्रोफेशनल टैक्स रिटर्न, जी, हाँ ITR फाइल के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई प्रोफेशनल टैक्स अगर साल में दे रहा हो तो उसको क्या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल क्या उसको करना पड़ेगा? और हाँ जी पूछें। जी सर, आई थिंक सवाल था कि प्रोफेशनल एक्चुअली कुछ Income. स्टेट्स में प्रोफेशनल टैक्सेस कटते हैं, महाराष्ट्र बंगाल में जी। वो 200 रुपये 250 रुपये पर मंथ के हिसाब से। तो रिटर्न वो तो एक डिडक्शन है। रिटर्न तो अगर आप उस कैटेगरी में आते हो तो आपको फाइल करना ही करना है, वो एक डिडक्शन उसका अलग से मिल जाता है। जी, जी। लेकिन वो रिटर्न तो आपको फाइल करना ही करना है। अगर उस कैटेगरी में रिटर्न फाइलिंग में आते हैं 2.5 लाख से ऊपर की आपकी जी, इनकम जी। है तो आपको फाइल करना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और इनकम ये टैक्स 2.5 फाइल लाख की करना इनकम तो आपके सभी के रिबेट लिए, से पहले की है। जी इनकम टैक्स फाइल करना तो सभी के लिए जरूरी जरूरी है। है। यही हमारा यही आज- उद्देश्य है हमारे आज के कार्यक्रम इसी से का। देश की भी तरक्की होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और सर आपसे दूसरा सवाल मैं जानना चाहूँगी, सर आजकल स्टॉक मार्केट में भी कुछ लोग काम करते हैं, उससे प्रॉफिट गेन करते हैं, उससे इनकम हो रही है, तो उससे जो हमें प्रॉफिट हो रहा है क्या वो भी सर टैक्स के बिल्कुल, अंदर आता है? वो उससे जो भी प्रॉफिट है टैक्सेबल है। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है तो 1 लाख रुपए की रिबेट के बाद उसकी डिडक्शन मिलता है, उसके बाद सब टैक्सेबल है 10% के कैटेगरी में। अगर लिस्टेड सिक्योरिटीज को शॉर्ट टर्म आ रहा है जो कि 1 साल के अंदर आप खरीद रहे हैं बेच रहे हैं तो उस पर 15% का कैपिटल गेन टैक्स उस पर जमा करना है।